नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, 4 फेज के इलेक्शन हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड में अभी हाफ वे मार्क नहीं पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में 39 सीट ही हुआ है, 41 सीट बाकी हैं। बिहार में भी 21 सीट बाकी हैं 40 में, बंगाल में 24 सीट बाकी हैं 42 में, झारखंड में 10 सीट बाकी हैं 14 में। ये फिगर मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो मोदी जी ने जिस तरह का शायद प्लान किया था कि एक लंबा इलेक्शन करेंगे, मोदी जी हर एक जगह दिखाई देंगे, मोदी जी घूमेंगे, मोदी जी होगा, लेकिन अब मोदी जी थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल मोदी जी ने बनारस में एक माँ गंगा के, वो तो कह रहे हैं माँ गंगा ने गोद ले लिया है, हालांकि ये खराब शब्द होता है गोद वोद लेना। गंगा या जो नदी है वो गोद, इसको दूसरे ढंग से देखा जाता है हम लोगों के यहाँ। आदमी का अगर नदी गोद ले ले तो उसका अर्थ दूसरा होता है। खैर, मोदी जी ने कल एक बड़ी मतलब इसमें आपको अच्छी हंसी आएगी। लाफ्टर चैलेंज की जगह मुझे लगता है मोदी जी इज अ टफ कॉम्पिटिटर देयर। उन्होंने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और जिस दिन हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन से अलग हट जाएंगे। तो मोदी जी करते क्या है ये? अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तो क्या तलवार निकाल के मतलब मुसलमान को देखते ही वही उसका गर्दन उड़ाने लगेंगे, वो हिंदू मुस्लिम होगा? मतलब मोदी जी नहीं गोधरा से लेकर करते क्या है अशोक भाई? नहीं, देखिए आनंद जी, अभी मामला डिरेल हो गया है। उनको ही उनके इंटरव्यू सुन के हंसी आती होगी। जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हो, उस ग्रुप को उन्होंने पहले 3 4 5 लोगों को मिलकर इंटरव्यू दिया। होता ना, कहीं आप जाते हो तो पहले ग्रुप में लोग सेल्फी खींचते हैं, फिर इंडिविजुअल खींचने लगते हैं। वैसे इन्होंने एक सेल्फी तो ग्रुप में खींची, 4 5 एडिटर को इकट्ठा भर के इंटरव्यू दिया। उसके बाद उन्होंने फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो लियाकत जी को जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान कहा, और इसके पहले जो आज तक को इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो भी बहुत बढ़िया जबरदस्त था। जी जी। वो स्वामी नरेंद्र मोदीश्वर बोल रहे थे, तो पूरे आध्यात्म भी बोल रहे थे। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ऐलान कर दिया कि संघ, भाजपा, भारत की जनता, इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उनको। परमात्मा ने उनको पृथ्वी पर भारत ढूंढा, उस भारत में उनको जन्म दिलवाया, क्योंकि परमात्मा ने ही उनको प्रधानमंत्री बन के देश की सेवा करने का आदेश दिया है। ये सब परमात्मा ने डिजाइन किया है। इसलिए तो अगला भी चुनाव परमात्मा के अनुसार होगा, और परमात्मा ने जो चाहा वो हुआ है हमेशा। अभी तक तो हिंदुत्व में ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने चाहा और नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा परमात्मा में हुआ। और जब वो बोल रहे थे तो तट के दोनों तरफ लोग हाथ हिला रहे थे। तो उन्होंने उस एंकरनी महोदय जो थी, महोदया, उसको कहा कि ये जो दिख रहा है, ये मतलब जो लोग भीड़ घाट पे क्रूज को हाथ हिला रही है, जो भीड़, ये जो दिख रहा है, ये भाजपा नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। ये जो दिख रहा है आपको, ये भाजपा नहीं, ये इंडिविजुअल मोदी जी की फैन फॉलोइंग है। इनडायरेक्ट उनको कहना था जी जी। ये मोदी जी के लिए सब कुछ है, और ये होना ही है, क्योंकि सरकार मोदी जी की हो गई, भाजपा सरकार से गायब हो गई। चुनाव में गारंटी भाजपा की नहीं, मोदी की हो गई। जी। चेहरा मोदी का ही देख के बटन दबाना है, और मोदी जी को सत्ता में लाना है, भाजपा को नहीं। अब व्यक्ति पूजा इतनी हावी हो गई बीजेपी में कि स्वयं जिसकी पूजा हो रही है वो भी इस बात को मानने लगा है कि मैं पूजा लायक हूं और मेरी पूजा होनी चाहिए। जो राय साहब ने कहा कि ये विष्णु के अवतार है, तो शायद इन्होंने अब मान लिया है, आदरणीय मोदी जी ने, कि वो विष्णु के अवतार है। और उसी दार्शनिक भाव से वो बता रहे थे कि गंगा और अपनी माँ का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मैं मुख्यमंत्री बनने गया तब माँ ने कहा था, मुझे 2 बातें कही थी कि लाच माने रिश्वत, लाच कभी मत लेना,
और गरीब को कभी मत छोड़ना, गरीब गरीब का हमेशा ख्याल रखना इस टाइम। तो उन्होंने बिल्कुल माँ के वचन का पालन किया, उन्होंने लांच बिल्कुल नहीं ली, रिश्वत से बिल्कुल दूर रहे, और जब लेना जरूरी था तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया, ताकि माँ का वचन भी बना रहे और जो करना है वो काम भी करे। ऐसी कई बातें उन्होंने कही अपने माता को लेके, अपने बाकी चीजों को लेके। अपने आप को बनारसिया कह रहे थे वो, अब तो वो बनारसिया हो गए हैं जी। गुजरात से कोई लेना देना नहीं। तो उसी में उन्होंने एक बात जो कही वो बहुत हास्यास्पद थी। एंकरनी साहिबा ने बड़ा मतलब पूछ ही लिया सवाल कि 400 पार, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से, तो उन्होंने कहा केरल से भाग के आ गए वो। अब शायद मोदी जी को इंफॉर्मेशन ही नहीं कि केरल में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, फॉर्म भरा है। पूरे केरल की जनता को समझ में आ गया कितने ये है, कैसे है ये लोग। फिर उन्होंने जो बात कही वो भी उतनी ही हास्यास्पद थी जितने मुसलमान वाली। उन्होंने कहा कि आए हैं, मीडिया बड़ा ख्याल रख रहा है उनका, आप लोग ही उनका ख्याल रख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया की क्या मजबूरी है गांधी परिवार का इतना ख्याल रखना, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रखिए, राहुल गांधी का ख्याल रखिए। ये उस चैनल के प्रोग्राम में ये बोल रहे थे जो चैनल 24 घंटे मोदी मोदी करता है, जो 24 घंटे कांग्रेस विपक्ष गांधी परिवार को लताड़ता है। उनका यहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चलता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम पूरे विपक्ष के मुंह पे कालिक पोतता है रोज। वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि एंकर मनी मन में सोच रही होगी कि हे पिता, हे परम परमेश्वर, हमने सेवा में क्या कमी की जो हमारे आका को लग रहा है कि हम राहुल गांधी के लिए काम करते हैं। मीडिया ने सिर्फ ये कहना कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, ये भी नागवार गुजरा। राहुल गांधी का नाम लेने पे पूरे मीडिया को राहुल गांधी का मीडिया घोषित करना, ये प्रधानमंत्री जी की बात समझ में नहीं आई। सभी गोदी मीडिया सर गुजारे होंगे कि और हमारे सेवा में क्या कमी पड़ी माए बाप, हमने कौन सा भोग लगाना अभी कम कर दिया कि जो आपने ये सोचा कि हम राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये नरेशन इतना जल्दी बदलना चाहते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला पकड़ा गया, धन्यवाद सर्वोच्च न्यायालय की, तब इंटरव्यू देके प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो मैं लाया था और ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया था। अभी आप सब देख रहे हैं ना कि कौन कैसा किसको पैसा दे रहा है, किससे कौन पैसा कब ले रहा है। ये सारी ट्रांसपेरेंसी मेरे इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाता तो इसके पहले तो वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो सब काला पैसा काला धनी था। राजकीय दलों के लिए चंदा देने के लिए कुछ चीजें थी ही नहीं। अपने इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी पकड़े जाने पे इलेक्टोरल बॉन्ड को ट्रांसपेरेंट कहना, जिसकी गोपनीयता के रखने के लिए 6 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट में लड़े, जिस गोपनीयता को लेके आदरणीय अरुण जेटली पार्लियामेंट में बहस कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता कितनी आवश्यकता है, आपके सरकारी वकील कह रहे थे कि गोपनीयता जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोपनीयता को ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसफर किया और क्रेडिट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। ये खासियत है, क्योंकि चोरी पकड़ी गई तो फिर हमने कहना कि मैं नहीं करवाया। जब हिंदू मुसलमान का आपने बोला, आपने कहा कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। आपने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठी है, और अभी आप कहते हो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते तो हिंदुओं को भी कहा मैंने मुसलमान का नाम तो घुसपैठी किसको कहा? ये पूछने की उस एंकर में नैतिक हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये गोदी मीडिया है ना। यदि मात्र मीडिया होता
तो ये सवाल पूछता कि ठीक है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हिंदुओं को भी कहा आपने, लेकिन ये घुसपैठिया किसको कहा आपने? अशोक भाई एक चीज और जरा बताइए। एक तो आपने जो कहा ना कि रिश्वत नहीं लेते, अब लोग रिश्वत नहीं लेते हैं, अब पार्टनर बनते हैं। रिश्वत हाँ, का जमाना पुराना हो गया, अब तो पार्टनरशिप है ना। पार्टनर बनते। अडानी से कोई रिश्वत थोड़ी लेगा, पार्टनरशिप की बात है कि प्राइवेट नहीं नहीं, लिमिटेड कंपनी में अडानी के साथ तो पूरा, अरे सर, पार्टनर। अडानी के साथ तो पूरा देश पार्टनर है। हाँ जी जी एक एक जी। एक था अडानी, एक था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, सारे दुनिया ने नो उसको कोसा था। नो, अडानी इज देवकी इंडिया। नंदन बारुआ को बेचारे को जूते जूते पड़े थे कि भारत के साथ किसी तुलना करता है। लेकिन इंडिया इज अडानी ये हुआ है आनंद जी, मैं बता रहा हूं आपको कहाँ हुआ है। जी, लंका में अडानी जी को बहुत यस, बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला, पोर्ट पोर्ट। और जब वो पावर प्रोजेक्ट मिला तो लंका में वहां पे हंगामा मच गया, ये पावर प्रोजेक्ट बिना टेंडर का कैसे दिया। तब वहां एक रास्ता ये निकाला गया कि जब कोई दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट से काम करती है तो बिना टेंडर का काम होता है। तो उनने कहा कि हम अडानी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेंगे, जी, और उन्होंने अडानी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना। मतलब श्रीलंका दूर से देख के समझ गई कि अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। अशोक भाई और नहीं नहीं, ये हम इतने बेवकूफ है कि अभी तक इसी में उलझे नहीं रहे समझ। हैं। अशोक भाई याद दिला दूं, ये पहला नहीं, उससे पहले छोटा जो छोटे अंबानी हैं, छोटा सेठ, उसको फ्रांस सरकार ने अंबानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अंबानी करके रफाल का रेफल में मेरे का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ऑफसेट पार्टनर। ऑफसेट हाँ, पार्टनर। खैर, मैं नहीं, तो मेरा ये, प्रश्न ये था, हाँ, नहीं मेरा प्रश्न दूसरा, मेरा प्रश्न ये था अशोक भाई कि जब मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट हैं 400 पार सब कुछ है, तो कल जो बनारस में पूरा कुनबा बटोरे थे, 12 चीफ मिनिस्टर सब लोग, और उन राजनाथ सिंह को भी बुला लिया, जिन राजनाथ सिंह को जब वो लखनऊ आते हैं तो उस दिन राजनाथ सिंह जी को बुखार हो जाता है। पिछले 40-45 विजिट में जब मोदी जी लखनऊ आते हैं तो राजनाथ सिंह जी के यहाँ से एक विज्ञप्ति आती है कि आज रक्षा मंत्री को बुखार, आज रक्षा मंत्री को खांसी, आज रक्षा, वो उस दिन ट्रेवल नहीं कर सकते हैं लखनऊ के लिए, लखनऊ के सांसद है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इतने ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए क्या जरूरत थी, क्योंकि लोग तो अपना प्रचार कर रहे थे आपका, तो वो कहीं ना कहीं जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बुला के ले जा रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, दिन में आए, अपना नॉमिनेशन करके निकल गए। इतने ज्यादा लोगों को बुलाना और उसमें नीतीश कुमार का बीमारी का बहाना करके वहां रुक जाना, इन दोनों पे एक बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए, नरेंद्र मोदी इवेंट पे जीते, और अभी भारतीय जनता पार्टी इवेंट कंपनी हो गई, उनको सिर्फ मोदी जी के इवेंट करने, और इवेंट के थ्रू ही मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि गुजराती आदमी है, मार्केटिंग करना जानता है, फाइनेंस, वो बोलते भी है कि मैं गुजराती आदमी हूँ, मेरा दिमाग जो है जरा, हमें धंधे बिजनेस वाला दिमाग है हमारा। तो ये इवेंट करना था, और इवेंट जितना ग्रैंड हो उतना अच्छा। इससे कम से कम बाकी जो अभी देखिए, अभी करीब जो 3-4 फेज निपटे हैं, 4 फेज में करीब करीब 376 सीटें निपट गई। उन 376 सीटों में से बीजेपी के पास 203 सीटें हैं। बीजेपी को यदि 2019 का भी टैली अपना करना होगा तो उन्हें अब जो 150 सीटें बची है, इस 150 में कम से कम 90 सीटें लेनी है, तभी जाके वो टैली पूरा होगा। जी, अब लोचा ये हो गया है, हाँ, ये हो गया है कि अमित शाह ने कहा कि 4 फेज में हम 277 पार कर गए। जी जी, पिछली बार जब आप सबसे ज्यादा पीक पे थे, तब इस 4 फेज में आपके पास 203 सीटें थी। तो भाई इस 4 फेज में ऐसा कौन सी सीटें हैं 70 जो आपकी बढ़ गई, 70-75 सीटें जो 203 से 277 हो गई। इसका कोई हिसाब कोई देने को तैयार नहीं। और बाकी फेजेस में क्या आप कितनी सीट निकाल पाएंगे? 90 निकाल पाएंगे आप? सवाल ये है। उत्तर प्रदेश है, बंगाल है बचा हुआ, क्या बचा हुआ उत्तर प्रदेश पूरा बीजेपी का है? आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब, और महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र की 14 या कितनी नहीं, सीटें बाकी? महाराष्ट्र में तो नमस्ते कर दिया, जय नो महाराष्ट्र एंट्री, कर दिया, अच्छा, नो एंट्री है नो वहां। एंट्री।
नहीं, हाँ मैं अभी मैं इस पे आऊं उससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ है, नहीं तो वो छूट जाएगा, हम लोग एक हफ्ते बाद बात कर रहे हैं। ये केजरीवाल कहीं से निकल आए हैं, और केजरीवाल तो उसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं जहां के मोदी जी हैं। मतलब अगर दोनों का विश्वविद्यालय है, केजरीवाल जरा सीनियर क्लास के पढ़े हुए हैं, जवाब देना उनको जानते ही हैं। तो वो अब घूम घूम के केजरीवाल साहब मालूम नहीं क्या क्या चीजें उठा रहे हैं, वो वहां झगड़ा लगा रहे हैं। मोदी जी जैसे दूसरे के घर में झगड़ा लगाते हैं, केजरीवाल साहब बीजेपी में ठीक से झगड़ा लगा रहे हैं कि मोदी की बात कौन, मोदी की बात कौन, मोदी की बात अमित शाह, बाकी क्या करेंगे। मैं थोड़ी एक टिप्पणी केजरीवाल साहब पे ले रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सीट पे असर डालेंगे। पंजाब में वो तो फ्रेंडली मैच है इंडिया गठबंधन का आपस में, बाकी जगह भी वो घूम रहे हैं। तो मैं जरा एक केजरीवाल के रिलीज पे आपकी एक टिप्पणी। देखिए, केजरीवाल जी ने जो कहा वो वास्तविकता है। दो दो युद्ध हो रहे हैं, एक 2024 की सत्ता का युद्ध है और मोदी के बाद कौन, इसका एक युद्ध है। और वो युद्ध लगातार लगातार बना हुआ है बीजेपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार के मुख्यमंत्री है, वो कड़वे दावेदार है। उन्हें लोगों ने बता दिया कि यदि ये 230 235 पे रुक जाता है मामला तो आपका नंबर लग सकता है, तो वो भी विड्रॉल मोड में है। ये बात अमित शाह भी जानते हैं कि उतना कोऑपरेशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी दो में बटी हुई है, 2 गुटों में। उत्तर प्रदेश में आपसे ज्यादा कौन जानेगा आनंद जी। और ये सारा जब खेल हो रहा है वहां पे, तो वो वहां खड़े हैं, तो शिवराज सिंह चौहान भी संघ के तरफ देख रहे हैं कि ज्यादा घसीटा फसीटा हो गई तो फिर मेरा नंबर तो है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि तजुर्बेदार कोई है तो वो है। फिर संघ देख रहा है कि यदि हमको ही आदमी देना है तो फिर गडकरी क्यों नहीं। फिर गडकरी से सीनियर राजनाथ थे, पहले अध्यक्ष बन गए थे उनके पहले, तो फिर राजनाथ क्यों नहीं। वसुंधरा कहती कि पहली महिला भी मैं हो सकती हूँ। तो ये येदुरप्पा उधर कर्नाटक से हुंकार भर रहे हैं, यदि कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर दक्षिण में बहुत जल्दी पेट हो सकती है। तो कुल मिलाकर भाजपा में आधा डजन नाम है अगले प्रधानमंत्री पद के लिए। और अमित शाह जिन्होंने सत्ता और संगठन दोनों की बागडोर संभाली है, अभी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी जी के हाथ में सत्ता है। अब मोदी जी भी अमित शाह के हाथ में है, तो अमित शाह जी, यही प्रयास करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 75 की साल की उम्र होने के बाद वो स्वयं अपने आप को रिटायर्ड घोषित करके अमित शाह की ताजपोशी करें। जी। आ, अशोक भाई, जरा आपके महाराष्ट्र की थोड़ी बात कर ली जाए। मोदी जी पहुंच गए महाराष्ट्र, और वो उद्धव ठाकरे को बताने लगे कि अब मर जाओगे, इंडिया उसमें जाओगे अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मर जाओगे। शरद पवार को उन्होंने काफी कहा कि अरे बिल्कुल मर जाओगे, और सीना चौड़ा करके हमारे यहाँ आ जाओ। जैसे अजीत पवार आए हैं, जैसे वो सब आए हैं, जितने ये सब हिमंता एक से एक छटे हुए आए हैं ना इनके यहाँ। उन्होंने तो सर्वप्रथम जो सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे का मैं भयानक बहुत अच्छा आदर करता हूँ, आदर करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े आदरणीय है। और उद्धव ठाकरे उनके बायोलॉजिकल सन है, ये शब्द थे, बायोलॉजिकल सन है, बेटे हैं। तो उनसे स्नेह रखना, उनसे आदर रखना, ये मैंने कभी कमी नहीं की। जब और कभी उद्धव जी बीमार, कभी दिक्कत में होंगे एक, तो सबका नहीं नहीं, अभी आगे की सुनो, आगे की सुनो, पूरा जी डायलॉग बता जी। रहा हूँ। हाँ जब वो बीमार पड़े थे तब मैं वहिनी को रोज फोन करते, मराठी में भाभी को वहिनी ओ कहते हैं। बह जी जी तो उन्होंने कहा कि मैं वहिनी को, मतलब उद्धव की पत्नी को भाभी कहा उन्होंने, जी को जी। फोन रोज करके उद्धव जी की हालचाल पूछता था। आज भी यदि उद्धव पे कोई संकट आए तो सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ। ये उन्होंने उद्धव के लिए विंडो खोला था। ये बात अलग है कि उद्धव जी की तरफ से इसका जवाब ये आया कि महामहिम मेरे लिए सबसे बड़ा संकट तो आप ही हो, आप क्या संकट में मुझे मदद करोगे।
जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के प्रति आदर होते हुए भी पार्टी तोड़ी, और पार्टी तोड़ते समय ये बोला कि हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया इसलिए पार्टी तोड़ी। वो हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस विचारधारा वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, इसलिए हिंदुत्व छोड़ा। तो अब शरद पवार की पार्टी अजित पवार के साथ आपके साथ है, तो फिर आपका हिंदुत्व कहां गया? इस सवाल का जवाब कुछ नहीं है। देखिए, जो बातें आप हम समझ रहे हैं, मोदी जी नहीं समझ रहे होंगे ऐसा तो नहीं है। उनके पास तो हमसे भी बढ़िया डे टू डे की रिपोर्ट है, और उनको ये समझ में आ गया कि जिनके भरोसे उन्होंने ये युद्ध लड़ा था महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ने का, क्योंकि उनको शायद देवेंद्र फडणवीस ने गारंटी दी होगी कि मैं शिवसेना तोड़ दूंगा तो उद्धव ठाकरे समाप्त हो जाएंगे, फिर अजित पवार तोड़ देंगे तो फिर वो समाप्त हो जाएंगे, शरद पवार समाप्त हो जाएंगे, और फिर पूरा एक छत्र राज हमारा होगा। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे है, तो फिर कई सालों तक हम महाराष्ट्र पे राज कर सकते हैं। और इस शेख चिल्ली कैलकुलेशन पे आदरणीय मोदी जी ने विश्वास रखा। हुआ ये कि शरद पवार के साथ कार्यकर्ता और मतदाता चले गए, अजित पवार के साथ एमएलए चले गए, और वो सब गन पॉइंट पे गए, सब ईडी सीबीआई के भ्रष्टाचारी थे। एकनाथ शिंदे की यहां भी वही हुआ। तो अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये लाइबिलिटी हो गए बीजेपी की, इसीलिए उन्होंने वो रास्ता खोला। अब बताइए, पूरे देश में भ्रष्टाचार पे के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जब भी वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लोग तुरंत अजित पवार का नाम सामने लाते हैं, हेमंत विश्व शर्मा का, पुराने सारे पाप सामने लाते हैं, और उसका जवाब नहीं दे सकते। आज भाजपा के नेता कहते हैं, चाहे दिल्ली के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, जब व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो बोलते हैं, यार ये अजित पवार को लेके तो पूरा पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया, और सारा मतलब लड़ाई बर्बाद हो गई हमारी। तो इसीलिए उनको शरद पवार चाहिए, इसीलिए उनको उद्धव ठाकरे चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 277 की भी लाले पड़े हुए हैं। हम 370 की बात कर रहे थे। मैं अशोक भाई एक चीज छोटी सी पूछ लो, मुझे दूसरी चीज लगी थी, मुझे ये लगा था कि ये थोड़ा कंफ्यूज करने के चाहते थे कि ना वोटर ना 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 कंफ्यूज ना, हो। ना। जी। कंफ्यूज तब होंगे ना सर, जब आगे वाले भी कहेंगे कि नहीं नहीं हम मोदी जी की भी इज्जत करते हैं और हम ये करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि संकट के समय सबसे पहले मैं भागूंगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर वो इंटरव्यू रिलीज होते से ही उधर से स्टेटमेंट आ गया कि भैया सबसे बड़े संकट तो आप ही हो, आप ही ने तो संकट खड़ा कर दिया। भगवान न करे आपके जैसे दोस्त मिले। जी जी। शरद पवार ने भी कहा कि आप अपना सोच बदलिए, सब लोग साथ में आ जाएंगे आपके। ये विचारधारा की लड़ाई है। अशोक भाई मैं एक और चीज, क्योंकि हम लोग पिछली बार बुधवार को किए थे, एक हफ्ता हो गया, तो पुरानी एफआईआर है ये, जरा ये पुरानी एफआईआर है, एफआईआर ही समझिए इसको। मोदी जी ने 8 तारीख को अंबानी अडानी का नाम लिया और खूब कसकस के लिया। उसके बाद बीजेपी में सन्नाटा छा गया। 9 तारीख को मोदी जी ने सारी रैली कैंसिल करके घर में बिठा दिया गया। तो जानकारी ये चाहते हैं कि अडानी ने डांटा कि मोदी जी को आत्मज्ञान हुआ, कि मोदी जी की डॉक्टर ने आके कुछ इनके चेकअप किया कि क्या हो गया है। ये 9 को एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 365 दिन लगातार केवल और केवल प्रचार करता है, वो इलेक्शन के बीच में उनको क्यों बिठा दिया गया? आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो। नहीं नहीं, उसमें बहुत घमासान हुआ, उसमें दोनों तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई कि आपने कहा कि काला धन है इनके पास, आपने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी। और यदि कल अगली बार यदि सत्ता में परिवर्तन होगा तो ईडी सबसे पहले हमारे घर पहुंचेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने दी हुई इंफॉर्मेशन है। भले ही आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन तात्कालीन प्रधानमंत्री ने कही हुई बात को कैसे टाला जा सकता है? तो आपने तो हमारी व्यवस्था कर रखी है पूरी अंदर जाने की, बाकायदा ये बात हुई है, ये मंथन हुआ है, मैसेजेस गए हैं, और उसके बाद उन्होंने अडानी अंबानी के बारे में बात ही करना बंद कर दिया। ये देखिए, ये उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में किया हुआ स्टेटमेंट है।
ये बौखलाहट का स्टेटमेंट है। और बौखलाहट ये है कि मेरा कोई पत्ता नहीं चल रहा है, राम मंदिर नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो ये भी करके देख ली। डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा इन्होंने तिनका पकड़ा, लेकिन उस तिनके ने करंट मार दिया। ये भाई किसको पकड़ रहा है तू, छोड़ दिया। अब वो आने वाले पूरे 10 साल तक अडानी अंबानी का नाम नहीं लेंगे, लिख लीजिए, मुझे इतना समझा दिया गया है। मेरा एक प्रश्न है, मैं एक चीज और, आपका जो स्टेटमेंट था कि महाराष्ट्र में डबल डिजिट नहीं, आप कायम है या कुछ चेंज है? अभी भी डबल डिजिट नहीं। डबल मेरा स्टेटमेंट था कि यूपी में 50 क्रॉस नहीं, तो मैं उसमें तो कायम हूं, क्योंकि मैं बहुत सेफ जोन में आ गया हूं। मतलब मैं ऐसे जोन में खेल रहा हूं कि 50 तो मैं चुटकियों में कि वो भूल जाए। खैर, मैं भी सेफ जोन में मैं चलते चलते एक अंतिम बात पूछ लूं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, और वो कोट किया गया, मैं दिखा दूंगा, पीएम, उस पर लिखा गया है प्रधानमंत्री, और कहा गया है कि पीएम कोलन विल टेक ओथ एंड अटेंड G7 समिट इन इटली। हाँ, नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी नहीं है, वो आज तक की दिए हुए इंटरव्यू में है। उनने कहा कि आप वो G7 का इनविटेशन आपको मिला, उसका क्या है? बोले हाँ, न्योता मिला है, और 4 तारीख के बाद तुरंत शपथ लेके मैं निकल जाऊंगा जर्मनी। अच्छा, मतलब चाहे बहुमत आए चाहे नहीं आए, शपथ ले लेंगे और निकल लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे शपथ। नहीं सर, अभी संविधान को शपथ थोड़ी देनी है। ओ, परमात्मा ने भेजा है अभी। ओहो, अच्छा, हम और आप इस गॉड्स विल। तो वो कौन? परमात्मा ने उन्हें भारत भूमि पे भेजा है भारत की सेवा करने के लिए, और वो भी प्रधानमंत्री के रूप में। तो भी भगवान के वचन को थोड़ी न टाला जा सकता है। यदि वो ये कह देते कि देखते हैं 4 तारीख के नतीजे के बाद जनता जनार्दन क्या कहती है, ऐसा कहते तो फिर परमात्मा वाली बात झूठा जाती। इसका मतलब आपका ही विश्वास नहीं भगवान में। जब परमात्मा ने आपको भेजा ही है तो बस परमात्मा इनको ऊर्जा दे रहा है, परमात्मा इनको उत्साह दे रहा है। ये अडानी अंबानी भी परमात्मा नहीं भेजे होंगे कि आपको पीछे का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परमात्मा की इच्छा थी, नोटबंदी भी परमात्मा ने करवाई थी। तो जो परमात्मा में भेजे हुए आत्मा है वो तो परमात्मा का ही आदेश लेगा, और जो भी वो काम करेंगे, जो काम होगा, उनका काम काज होगा, वो परमात्मा का काम होगा। आप सुनिएगा अभी आनंद जी, छोड़ दीजिए ये विश्लेषण है, कोई पत्रकारिता तो थोड़ी रह गई। अभी तो परमात्मा मैं हो गया। जब भागवत जिस भूमि पर साक्षात परमात्मा ने अपना संदेश वाहक भेजा हो इस भारत भूमि का कल्याण करने, तो आए सब मिलके स्वागत करें उसका। तो हम और आप तो पाप कर्म कर रहे हैं, पहले राष्ट्रद्रोह करते थे, अब पाप। हम और आप तो पहले राष्ट्रद्रोही थे, अब पापी भी हो गए। जब तक पापी नहीं रहेंगे तब तक पुण्यात्माओं की कीमत कैसी होगी? कैसे होगी? इसलिए परमात्मा ने हमको भी भेजा है कि जा तू पाप कर। आनंद वर्धन, अशोक वानखड़े, जाओ और तुम पाप करो, तो हम पाप करेंगे। ठीक है अशोक भाई, इन अ लाइटर नोट। हाँ, थैंक यू सो मच। और अगले हफ्ते तक 5th फेज हो चुका होगा, कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगे। थैंक सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।